अब देखो अपन ने क्या किया कि जो भी अपना सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर सबसे मेन कंपोनेंट क्या था, ब्लड और हार्ट। ब्लड तो क्या कर रहा था, ट्रांसपोर्ट कर रहा था, और जो हार्ट है वो सिंपली क्या कर रहा था, एक तरीके का मोटर का काम कर रहा था, और जो पूरी बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी एंजाइम्स हैं, उसको हर पार्ट्स पे ले जाना, वापस लेके आना ऑक्सीजन को, और जहाँ ऑक्सीजन की, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है उसको वापस बाहर निकालना विद दी हेल्प ऑफ लंग्स। ये सारा काम किसने किया, अपना ब्लड, हार्ट और लंग्स ने। तो अपना पूरा प्रोसेस हो गया। अब बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज लिम्फ। तो हेडिंग डालिए कि लिम्फ क्या होता है। लिम्फ की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये भी एक आपका सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है उसके अंदर ये फंक्शन करता है। और इसका भी जो काम क्या है, जो ये क्या करता है, लाइक अगर मान लीजिए ये कोई एक मेन वेसल्स है, वेसल्स के अंदर अपना क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। तो बीच बीच में जहाँ भी लाइक इंटरसेलुलर स्पेसेस बचे, जहाँ पे आपके क्या बोलूँगा, इंटर सेलुलर स्पेसेस जहाँ बच गए, जिसकी वजह से वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँच सके, तो वहाँ पे क्या होता है कि सिंपली आपका जो लिम्फ होता है वो वहाँ से क्या होता है, सिंपली जनरेट होता है, यहाँ पे आप वहाँ पे पहुँच जाता है, तो वहाँ पे लोकेट हो जाता है। कहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। और अगर मैं बात करूँ इसका कलर कैसा होगा, सिंपली एक येलो इस फॉर्म में ये लिक्विड होता है आपका। और जिस तरह से आपका पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम था ब्लड का, वैसे ही जहाँ जहाँ ब्लड वेसल होंगे वहाँ वहाँ इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ऑल ओवर दी बॉडी के अंदर क्या होगा आपका, इसको लिम्फ हर जगह होगा। और लिम्फ की वजह से जो सिस्टम क्रिएट होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम। वैसे तो ये बहुत डिटेल में होता है, लेकिन अगर अभी आपकी बात की जाए 10th लेवल में, तो आपको इतना लेवल में नहीं पड़ता, इसके बारे में अपन बेसिक सी 2-3 लाइन लिखेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो लिखिए, ए येलोइश लिक्विड escapes from the blood capillaries into the blood capillaries into the intercellular spaces contain less protein than blood। क्या कहने का मतलब है कि वो इंटरसेलुलर स्पेसेस जहाँ पे, वैसे अगर मैं बात करूँ यूजुअली अगर एक मेन फ्लो के अंदर होता तो यहाँ पे प्रोटीन ज़्यादा होता, अगर मेन फ्लो के अंदर होता। लेकिन यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं जो कुछ हिस्से छूट गए हैं, दैट इज इंटरसेलुलर स्पेस है, तो यहाँ पे प्रोटीन की मात्रा कैसी होगी, लो, ठीक है ना, लेस प्रोटीन। तो लिखिए लेस प्रोटीन देन ब्लड, फुल स्टॉप। लिम्फ फ्लो from the tissues to the heart, assisting in transportation and destroying germs। जर्म्स, फुल स्टॉप। तो इनका एक फंक्शन और आ गया कि अगर कहीं पे कोई इन्फेक्शन या जर्म्स क्रिएट हुए तो वो क्या करेंगे, उसको भी ये क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। कौन कर देंगे, लिम्फ। वो जो लिक्विड है सिंपली येलोइश सा लिक्विड, ये थोड़ा एक गाढ़े प्रकार का लिक्विड होता है। तो अगर वहां पे अगर कोई जर्म्स भी बच गए सपोज इन स्पेसेस के बीच में, तो ये उनको भी क्या कर देंगे, किल कर देंगे। फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिम्फ carries digested and absorbed fat from the intestine
लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड draws excess fluid from extracellular space back into the blood। और लिम्फ साथ ही साथ क्या करते हैं, जो आपकी इंटेस्टाइन है सिंपली वहां से जो फैट को एब्जॉर्ब करने का काम है वो भी कौन करते हैं, आपके लिम्फ करते हैं, मतलब कुछ हद तक। तो आपका एक काम इनका क्या हो गया कि ये जो इंटेस्टाइन है उससे भी क्या कर रहे हैं, फैट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। फिर क्या करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि फैट एब्जॉर्ब करते हैं तो ये सिंपली एक लिक्विड जनरेट करते हैं और उस लिक्विड को वापस कहां पे भेज देते हैं, इनटू दी ब्लड। तो क्या करते हैं, ओवरऑल जो ब्लड आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको स्मूथ बनाना है अपन को, तो उसके अंदर अपना फंक्शन करता है लिम्फ। ठीक है, तो लिम्फ का वर्क समझ में आया। सिंपली एक तरीके के ब्लड के तरह ही था, इसके अंदर सिंपली क्या था, जैसे वो भी एक तरीके से ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन के हेल्प कर रहा था, अगेन ये भी क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के हेल्प कर रहा है। तो इतनी ही बात अपन को करनी थी किसकी, लिम्फ की। तो लिम्फ समझ में आया। निशान गर्मी तो लग रही है, आगे आ जाओ, है ना। अब ये हो गया अपना सर्कुलेटरी जो सिस्टम था, ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट। और ये अपन ने किसका किया था, किसके बारे में बात की थी, ह्यूमन बीइंग। अभी अपन ने क्या प्लांट के बारे में बात कर ली, नहीं। तो फाइनली एक नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब देखो, जब भी बात होगी बॉडी की तो आपको क्या याद रहता है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या याद आता है, ब्लड, हार्ट, ये सब याद आते हैं, लंग्स याद आते हैं, है ना। अब बात करें किसकी, प्लांट्स की। तो इधर देखो सभी, ईशान क्या हुआ, सही है तबियत, ठीक है, फाइन, ठीक। दो कंपोनेंट आपको याद रखने हैं, दैट इज प्लांट के अंदर इसको क्या बोलेंगे, जाइलम एंड दिस इज फ्लूएम, है ना। आपको दो ही कंपोनेंट याद रखने हैं। अब ये आप मतलब ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स की बात हो रही है, तो प्लांट्स दो पाथवेज के थ्रू क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। द फर्स्ट वन इज जाइलम एंड द फोलियम। अब देखिए ये क्या करेगा एंड ये क्या करेगा। तो सबसे पहले इसकी बात करें तो आपने इसको पढ़ा होगा मे बी 9th स्टैंडर्ड में। ये क्या करता था, जाइलम नहीं पढ़ा तो, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा कौन, आपका, ठीक है ना। जो अब देखो, अभी एक चीज की बात करेंगे, मैं ये बना दूं आपका पेड़, ठीक है, ठीक है। ये आपके यहाँ पूरा क्या लीव्स है, पूरा तना है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, किसकी रिक्वायरमेंट है, पानी की, मिनरल्स की, है ना, और फूड की, सभी की रिक्वायरमेंट है। तो पानी क्या आप पेड़ में देते हो, पानी पत्तियों पे देते हो या सॉइल पे देते हो, सॉइल पे। अगर मान लीजिए कोई एक छोटा सा प्लांट है, लाइक अगर आपका प्लांट की बात हो रही है अभी, जो आपके पौधे होते हैं, तो पौधे तो छोटे से होते हैं, मान लीजिए ये इतनी साइज के होते हैं, इतनी साइज के, इतनी हो गए, ज्यादा पौधे मेरे से तो लंबे नहीं होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रीज की, तो ट्रीज तो इवन इस डबल मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल और इवन बहुत 6-6 मंजिल के भी मतलब देखे हैं। इवन अपने यहाँ राजस्थान में नहीं होते हैं। अपने यहाँ राजस्थान में क्या है, थोड़ी पानी की कमी है, और जो यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऐसा है कि ट्रीज की आपको लंबी ग्रोथ नहीं दिखेगी, क्योंकि मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि हर क्लाइमेट के हिसाब से, सॉइल के हिसाब से वहाँ का जो नेचुरल हैबिटेट है वो ऑटोमेटिकली डेवलप होता है। जैसे यहाँ पे एक पेड़ मिलता है आपको, खेजड़ी, हाँ खेजड़ी बोलते हैं, आई थॉट, है ना। खेजड़ी के जो पत्ते होते हैं कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे, क्या
आपको बड़े बड़े पत्तों वाले पेड़ यहाँ मिलते हैं? नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? अगर राजस्थान में बड़े बड़े पत्तों के पेड़ होंगे तो वहां से क्या होगा, ट्रांसपीरेशन क्या होता था, द लॉस ऑफ वाटर, तो लॉस ऑफ वाटर ज्यादा होगा। राजस्थान में तो ऑलरेडी पानी की कमी है, तो अगर ऐसे पेड़ राजस्थान में अगर बड़े बड़े पत्तों वाले पेड़ होते तो उनको पानी कहां से चाहिए, तो वो खत्म हो जाते धीरे धीरे। तो क्या हुआ कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली नेचर ने क्या किया कि वैसे ही पेड़ उगने लगे जिनको पानी की रिक्वायरमेंट कम थी। लाइक ट्रीज में बात करें तो खेजड़ी, अगर एक छोटों में रेगिस्तान में बात चले प्योर, है ना, तो कैक्टस को तो कितने बहुत ही कम पानी चाहिए। और भी स्पेशल पेड्स होते हैं जैसे टीकर, इस टाइप के पेड़ भी होते हैं, तो वो राजस्थान में ये टीकर आपको जैसे पंजाब हिमाचल साइड नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वहां तो प्लेंटी ऑफ वाटर है। अब यूपी में जाओ वहां नहीं मिलेंगे, बिहार में जाओ वहां नहीं मिलेंगे, आपको हरियाणा तक मिल जाएंगे, हरियाणा लाइक दिल्ली के आसपास तक, नोएडा इधर तक, क्योंकि ये राजस्थान जैसा ही है वहां ना, क्लाइमेट थोड़ा गर्म ही है ना। फिर आप आगे जाकर नीचे जाओगे लाइक इंडिया में तो नहीं मिलेंगे। तो फिर अपन जैसे बात करें, ये अपना भारत माता है और ये अपना क्या है, राजस्थान, है ना। और जैसे मान लीजिए आपने यहां पढ़ा होगा, ये क्या है अपने वेस्टर्न घाट और ये क्या है ईस्टर्न घाट, और ये पूरा आपका नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट। यहां तो आपने सुना ही होगा मेसरम, चेरापूंजी, जबरदस्त बरसात होती है। मेघालय, जहां का नाम ही मेघ है, मतलब मेघालय नाम इसलिए ऐसा रखा जाता है जहां बहुत ज्यादा बरसात। तो यहाँ पे ऐसे पेड़ नहीं है, यहाँ भी बर्फ है, यहाँ का भी जो, जैसे मान लीजिए पंजाब आ गया, यहाँ पे पंजाब मीन्स 5 नदियों का कॉम्बिनेशन पंजाब, तो क्या हो गया, जहां नदियां हैं, नहरें हैं। लेकिन बात करें राजस्थान, जहां पे क्या है, पूरा का पूरा डेजर्ट है। तो जैसे बस यहां से बीच से क्या जा रही है, अरावली जा रही है, आपके अरावली। और फॉर्चुनेटली अच्छी चीज ये है कि जयपुर अरावली के थ्रू होता हुआ जा रहा है। अरावली स्टार्ट कहां से होती है, वैसे नीचे से बात करूं तो गुजरात में एक जगह है पालनपुर, है ना, मैं वहां रहा भी हुआ हूं। तो पालनपुर से लेके आपका जो दिल्ली है, दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है दैट इज रायसीना हिल्स, आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना बता दूं, जो राष्ट्रपति भवन है भारत का वो क्या है, रायसीना हिल्स पे बना हुआ है। तो वहां तक अरावली जाती है। तो जैसे कहां से, दिल्ली से अगर बात करो, दिल्ली, फिर आपका अलवर के बाद जयपुर, अजमेर देखा होगा, अजमेर में भी है, फिर आपके भीलवाड़ा, फिर उदयपुर में पूरी अरावली है, फिर माउंट आबू में राजस्थान की हाईएस्ट पीक दैट इज गुरु शिखर, गए हो नहीं गए, कोई बात नहीं है ना। तो फिर गुरु शिखर के बाद जो लास्ट है दैट इज पालनपुर, गुजरात के अंदर है पालनपुर, है ना। तो इस तरह से, तो यहाँ पे जहां अरावली है वहां क्या है, थोड़ी हरियाली है। ऑल्दो जयपुर के अंदर पानी की अच्छी क्वांटिटी थी, लेकिन अभी कमी क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। अब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो भाई ऑब्वियसली बात है पानी की कमी होती जाएगी, लोग गाँवों को छोड़ के यहाँ आ रहे हैं, तो भाई ऑब्वियसली है ना कि कम होगा ही होगा। और फिर क्या बोलते हैं, सेंटर है राजस्थान का, तो ये समस्या है। तो बात कर रहे थे अपन पेड़ों की, तो आपको समझ में आया कि हर साइज की अलग क्यों है, क्यों वहाँ हाइट ज़्यादा है यहाँ कम है, ठीक है। तो अपन को ये न्यूट्रिएंट चाहिए, तो पानी अपन ने दिया यहाँ पे, लेकिन अपन को चाहिए यहाँ पे, तो क्या होगा, हेल्प बाय द हेल्प ऑफ जाइलम, ये क्या करेंगे, मूव। अब कैसे करेंगे वो पर अभी वो अलग डिस्कशन है, लेकिन आपको समझ में आया कि कौन इनको लेके जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट की हेल्प पड़ेगी। अगर इनकी हाइट छोटी होती तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इजीली दे कैन मूव, मतलब बहुत छोटी सी जगह है तो डिफ्यूजन के थ्रू हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर मूव कर जाता। लेकिन अब बात हो रही है बड़े बड़े ट्रीज की, तो वहां डिफ्यूजन का प्रोसेस काम नहीं करेगा, तो वहां पे क्या है, अलग से आपके जो टिश्यू सेल्स हैं लाइक जाइलम, फोलम, ये सब काम करेंगे। तो पहली चीज समझ में आई, जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर का। अब दूसरी चीज, जाइलम को इस ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या नहीं, मुझे इतना कोई बताएगा। ईशान, क्या है, जरूरत है एनर्जी की, मतलब एटीपी रिक्वायर्ड है या नहीं है? ओके, आप सभी के हिसाब से होगी, ठीक है। इसका आंसर है नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो भी बात करेंगे, ठीक है। अब देखो 2 पॉइंट इसके समझ में आए। अब बात होती है ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड न्यूट्रिएंट्स या सिंपली फूड मटेरियल्स या फिर फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं उसका ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोलिक।
ठीक है। और अब बात करूं एटीपी की, इसमें रिक्वायरमेंट पड़ती है या नहीं पड़ती? इसके अंदर रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसके अंदर क्यों पड़ती है वो भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आया इतना सा। अब देखो इसके अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे करता है वो उसकी अब चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, सिंपली पानी को दिया, ठीक है। पानी को जैसे दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है। तो जो आपका जाइलम टिश्यू है वो क्या करता है कि पानी एक लीव्स के अंदर, लाइक ये आपकी एक लीव्स थी और ये आपकी सिंपली स्टेम के थ्रू ये आपकी रूट्स हैं। तो इस लीव्स के अंदर जैसे ही सन ने रेज दी तो क्या हुआ, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन कहाँ पे होता है, स्टोमेटा में लीव्स की बात होती है, बिल्कुल। जैसे ही ट्रांसपीरेशन होता है तो पानी रहता है, उड़ जाता है, एवोपरेट हो जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसपीरेशन। तो पानी की यहाँ पे, वाटर की यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है लीव्स में या कम है, कम है, ड्यू टू दी सन या फिर ट्रांसपीरेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, डिक्रीजेस। यहाँ पे पानी की प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इंक्रीजेस। तो इस पॉइंट पे, मतलब इस लीव पे और इस रूट के बीच में एक बहुत ही बड़ा सक्शन क्रिएट होता है। सक्शन मींस होता है एक पुल जो खींचता है, मतलब लाइक जैसे एक मैग्नेट का एक अपना ऑरा होता है जैसे खींचता था, वैसे ही ये लीव्स के अंदर क्या क्रिएट हो गया ईशान, सक्शन क्रिएट हो गया, मतलब एक पुल क्रिएट हो गया। जो उस पुल में इतना फोर्स होगा कि इस पानी को वो खींच सके, और वो किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू दी ट्रांसपीरेशन। तो यहां पे क्या क्रिएट हो गया, आपका एक प्रकार का सक्शन और वी कैन से पुल। तो ये पुल क्या करता है, आपके इस पानी को कहां तक पहुंचा देता है, जहां इसको रिक्वायरमेंट है, दैट इज लीव्स, या फिर जो भी इसकी प्रोसेस है। तो क्या इस प्रोसेस को करने के लिए इस प्लांट ने या इस ट्री ने कोई एनर्जी रिलीज करी, क्या इसको कोई मेहनत करनी पड़ी, या ये ऑटोमेटिकली हुआ ड्यू टू दी ट्रांसपीरेशन? तो क्या यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ी, नहीं पड़ी। बात समझ में आई? तो यहाँ क्यों नहीं पड़ी, अब वहां पे क्यों पड़ेगी उसकी भी बात करेंगे। तो समझ में आया? पहले लिखते हैं, आप हेडिंग डालिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, हो गया। अब लिखिए, यहां पे लिखिए इट इज, यहां पे लिखिएगा ना, भी इसी तरह का है ना, एरो से ऊपर लिखिए, देयर आर टू मेन कंडक्टिंग पाथवेज इन ए प्लांट। देयर आर टू मेन कंडक्टिंग पाथवेज इन ए प्लांट। और फिर एरो बना के एक तरफ जाइलम लिख लीजिए, एक तरफ फोलेम लिख लीजिए, ठीक है, जैसे इसमें लिखा है, ठीक है। इस तरह से एरो बना के दोनों से, एक साइड ये एक साइड वो। ठीक है। अब देखिए इधर आपको पहला पॉइंट लिखना है, इधर लिखिए पहला पॉइंट, कैरीज वाटर एंड मिनरल्स, कैरीज वाटर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम दी रूट्स टू other part of plant, to other part of plant। ठीक है। फोलेम में लिखिए फर्स्ट पॉइंट, कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, carries product of photosynthesis from leaves to the other part of the plant। ठीक है। जाइलम के नीचे लिखिए सेकंड पॉइंट, नो एनर्जी इज यूज्ड, no energy is used
फोलेम के नीचे लिखिए सेकंड पॉइंट, एनर्जी इज यूज्ड फ्रॉम एटीपी, वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अभी बात करेंगे। एनर्जी इज यूज्ड फ्रॉम एटीपी, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहां पे लिखिए, जाइलम में लिखिए ट्रांसफर ड्यू टू दी डिफरेंस इन आयंस, ट्रांसफर ड्यू टू डिफरेंस इन आयंस एंड also due to the transpiration, comma a suction or pull is created, a suction or pull is created। वहां पे लिखिए थर्ड पॉइंट फोलेम में, ट्रांसफर ड्यू टू ट्रांसलोकेशन। वहां पे कौन सा फिनोमिना होगा, ट्रांसलोकेशन, उसके बारे में बात करेंगे। ट्रांसलोकेशन तो लिखिए ट्रांसफर ड्यू टू ट्रांसलोकेशन, ठीक है, ये हो गया। और आपने ट्रांसपीरेशन पढ़ लिया तो नीचे लिखिए ट्रांसपीरेशन, नीचे ये हो गया है, डिफरेंस हो गया, नीचे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपीरेशन इज दी नहीं, नीचे बस खत्म, ये अलग हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लाइन, कहाँ लिख रहे हो, नीचे वहां से, हाँ। ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज vapor from aerial parts of the plants, full stop। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए फंक्शन, और फंक्शन के आगे डैश करके लिखिएगा। तो पहला फंक्शन क्या होगा, ट्रांसपीरेशन का, इसकी वजह से क्या हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है ना, सिंपली अपवर्ड मूवमेंट ऑफ दी वाटर एंड मिनरल्स। तो लिखिए एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स by creating a pull और suction, ठीक है ना, creating a pull और suction। पहला फंक्शन समझ में आया। अब देखिए इसका दूसरा फंक्शन ये है, मैं कह रहा हूं कि ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्यों टेम्परेचर रेगुलेशन के काम आ रहा है। यहाँ पे सिंपली मैंने, जैसे आपकी बॉडी में भी होता है, जब कोई चीज एवोपरेट होती है बाय द सरफेस तो वहाँ वो हवा के कांटेक्ट में आता है, वही पसीने वाली बात होगी। जैसे आपके वेट निकलता है तो क्या होता है, आपका टेम्परेचर गर्म होता है, ठंडा होता है, ठंडा होता है। तो यहाँ पे भी सिंपली क्या हो रहा है, पानी एवोपरेट हो रहा है। तो क्या ये टेम्परेचर रेगुलेशन भी करता है। तो लिखिए helps in temperature regulation in plant, helps in temperature regulation in plants। अब बात करते हैं अपन, एक छोटी सी हेडिंग डालिएगा, सब हेडिंग ट्रांसलोकेशन, जो किसके अंदर होगी, फोलेम। आपकी फोलेम क्या काम कर रहा था, सिंपली
जो आपका फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं, फोटोसिंथेसिस क्या थी, जो फूड बनने की जो प्रोसेस थी, उसके बाद जो फूड बना, उस फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स को क्या करना है, इसको ऑल ओवर दी प्लांट की जो बॉडी है उसमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो इस ट्रांसफर करने की प्रोसेस को, किस प्रोसेस को, जो फोटोसिंथेसिस में क्या बने, जो प्रोडक्ट्स बने, उस ट्रांसफर करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो अगर मैं एक छोटे से ये आपकी एक लीव है, इन दी प्रेजेंस ऑफ सन क्लोरोफिल सन, और क्या हुआ, आपका क्या क्या चाहिए था उसको, फोटोसिंथेसिस, CO2 प्लस वाटर और सन प्लस क्लोरोफिल, तो क्या दे रहा था आपको, मतलब सिंपल ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस एनर्जी। तो ये जो ग्लूकोज है और ये जो ग्लूकोज के जो मतलब फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं, इसको क्या करना है, इस एनर्जी को भी इस पूरे प्लांट में ट्रांसफर करना है। मान लीजिए ये यहाँ पे आपका क्या प्रिपेयर हो गया, फूड प्रिपेयर हो गया। अब फूड प्रिपेयर होने के बाद क्या होगा, ये लीव्स के थ्रू इस प्रोडक्ट्स को ऊपर भी पहुंचाना है, नीचे भी पहुंचाना है और इधर भी पहुंचाना है। मतलब कैसा कैसा मूवमेंट है, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट होना जरूरी है। तो क्या ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस क्या है, सिंपली द ट्रांसफर ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। अब ये होता कैसे है, क्या होता है कि पूरा का पूरा जो प्लांट सेल है वो क्या करता है कि छोटे 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 सेल्स में इंटरकनेक्टेड रहता है। तो जब भी जिस भी जगह पे कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन गिर जाती है, तो वहाँ पे सिंपली उन सेल्स की हेल्प से वो ट्रांसफर होता है। और क्या करते हैं, अब इसको ट्रांसफर करना है, मतलब इसको लीव्स में तो बन गया खाना, लेकिन इसको कहीं भेजना है, मतलब कोई सक्शन क्रिएट नहीं हो रहा, तो इसको खुद से एनर्जी लगा के क्या भेजना पड़ता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट। इसीलिए इसके अंदर एटीपी की अलग से रिक्वायरमेंट होती है, बट इन द केस ऑफ जाइलम देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द एटीपी। तो ये बात समझ में आई, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड एटीपी एंड इन द केस ऑफ जाइलम व्हाई वी डोंट रिक्वायर एटीपी। समझ में आई बात। तो ये क्या करता है, सिंपली आपका अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, या सिंपली एडजेसेंट मूवमेंट भी कर सकता है कि मान लीजिए यहाँ पे लीव्स है, यहाँ पे लीव्स है, तो ये वो पूरी, तो एक तो लीव होती नहीं है, सब जगह होती है, तो वो स्टेम्स में, रूट्स में, जहाँ जहाँ उसको ग्रोथ चाहिए, जहाँ जहाँ उसको फूड चाहिए, वहाँ वहाँ पहुँचती रहती है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। समझ में आया ईशान? ठीक है, तो लिखिए ट्रांसलोकेशन, उसमें लिखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड from leaves to different part of the plant is called translocation। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, the translocation of food and other substances takes place in the इसमें जो जिन सेल्स को मैं कह रहा हूं, ये क्या करते हैं, ये सेल्स एक टर्म फॉर्म करते हैं, एक चीज फॉर्म करते हैं विच वी कॉल्ड है सीवी ट्यूब्स। क्या? सीवी ट्यूब। तो ये ट्यूब्स रहती है पूरी प्लांट बॉडी के अंदर, कौन सी? ट्यूब्स। तो इन सीवी ट्यूब्स के लिए इजीली ये प्रोसेस होती रहती है। तो लिखिए the translocation of food and other substances takes place in the CV tubes with the help of adjacent companion cells। हाँ, sieve tubes with the help of adjacent companion cells both in adjacent companion cells both in
upward and downward direction, both in upward and downward direction. समझ में आया? तो ये अपना हो गया क्या, आपका जो कंप्लीट था, दैट इज ट्रांसपोर्ट एनिमल्स एज वेल एज इन दी प्लांट्स। अब अपना फाइनल टॉपिक बचा है क्या, एक्सक्रीशन। समझ में आया ना, इजी था। मुझे याद है हमारा चैप्टर जब मैंने पढ़ा था ना, तो 1 महीना चला था लेकिन पहले वो ड्यूरेशन कम होता था ना, लाइक 45 मिनट पढ़ते, अपन कितना पढ़ते हैं, 1.5 घंटा पढ़ते हैं अप्रॉक्स, है ना, तो भी आप देख लो, है ना। लेकिन ठीक है, अपन ने ज़्यादा नहीं लिया समय, हो गया, कवर भी तो किया है काफ़ी कुछ, ठीक है। अब देखो एक्सक्रीशन। तो जैसे अपन ने पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेस मींस द डिफरेंट सेट्स ऑफ द प्रोसेसेस वी कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, लाइक न्यूट्रिशन, लाइक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बाद अपन ने क्या पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन के बाद अब एक लाइफ प्रोसेस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज एक्सक्रीशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म में बात की जाए तो पर्टिकुलर सेल पे क्या होता है, सिंपली फूड बनता है, एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, वहां पे क्या होता है, एक वेस्ट प्रोड्यूस होता है जो उस सेल को नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए ब्लड के अंदर आपका क्या गया, ग्लूकोज, या एक लेवल तक आके ग्लूकोज एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब होने के बाद सेल्स को मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, और जो एनर्जी मिलने के बाद क्या होगा, कुछ ना कुछ वेस्ट बन जाएगा, जैसे हर एक प्रोसेस में होता है। नॉट इन द केस ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, जैसे अपने आपके फादर का वो काम है पेप्सी का वाला, तो उसमें भी क्या होता है कि रॉ मटेरियल अपन लेके आते हैं, जैसे मान लीजिए चाय, सोडा, 5-10 रॉ मटेरियल लाए, अपन ने उसको क्या किया, कंबाइन किया, और अपन ने अल्टीमेटली क्या बनाया, कोक बनाया। तो क्या जो जो रॉ मटेरियल लाए थे वो सारा काम आ गया, लेकिन लास्ट में कुछ ना कुछ वेस्ट बचता ही बचता है। अब जूस निकालते हो, लाइक आपको गाजर का जूस निकालना, आपने क्या डाला, गाजर डाली, चुकंदर डाला, आंवला डाला, जूस जो निकलना था वो निकल गया, आपने पी लिया, लेकिन फिर भी क्या बचा, वेस्ट बना उस रॉ मटेरियल। तो इसी तरह बॉडी के लेवल पे, ऑर्गेनिज्म लेवल पे भी क्या होता है, जो चीज जितनी हद तक एब्जॉर्ब की जा सकती है वो होती है, और फिर बाद में एक प्रकार का वेस्ट बनता है जो बॉडी के लिए किसी काम का नहीं है, उसको कहेंगे नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट अगर वो बॉडी में ज्यादा दिनों तक ठहर जाए तो वो हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर सकता है, और इवन इट कैन लीड टू दी डेथ, है ना, मतलब आप मर भी सकते हो, इतना ये हार्मफुल होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर अभी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो वहां बनता है यूरिया, व्हाट इज मेंट, यूरिया, या फिर कहते हैं यूरिक एसिड, ठीक है ना। तो ये यूरिक एसिड अभी बात करेंगे एक एक चीजों की। तो सबसे पहले क्या प्रोसेस समझ में आई कि किसी भी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस होने के बाद, एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसको आउट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, एक्सक्रीशन। तो ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, किडनी जैसे आप जानते होंगे, यूरेटर की बात करेंगे, यूरेथ्रा की बात करेंगे, नेफ्रॉन की बात करेंगे, है ना। तो इस तरह से अपन एक एक चीज। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए इसकी, द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ the biological process of the removal of the biological process of the removal of the harmful metabolic waste from the body is called harmful metabolic waste from the body is called excretion। तो अब साथ साथ सभी मेरे डायग्राम बनाएंगे और खुद भी बनाते चलेंगे।
हाँ ब्लू वाली, ब्लू ये अच्छा मैंने शायद इधर ब्लू है एनसीईआरटी में देखना, इधर क्या है? नहीं इधर रेड है ब्लू है, ये इधर रेड है, ये वाली रेड है ना वो। अच्छा आप इस कलर कोड को समझ रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, वो कलर कोड मैंने लिया, मैंने तो बना दी वो ब्लू, मैंने इधर ले लिया, वो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये यहाँ वाली है ना वो अपनी आर्टरी है, ब्लू कोडिंग अपोजिट है ना इसके, समझ गए ना, वो मैंने रैंडम ले लिया, मैंने इतना नहीं देखा। अच्छा मेरे को मतलब यहाँ वो लेना चाहिए था ना कि अगर मान लो वो प्रॉपर उसको फॉलो करता तो। यहाँ पे भी लिख लीजिए। वो हार्ट वाला डायग्राम बना लिया था सबने? ईशान बनाया था? हाँ क्यों? आचल आपने क्यों नहीं बनाया? विश्वजीत किसी ने नहीं बनाया? गरम गरम तवे पे बैठा दूंगा। हो गया? ये रहा आपका दिल। जो दिल अपन बनाते थे वो तो बोले यूरेनी ब्लैडर निकला। ठीक है, अब देखो अपन बात कर रहे थे, अपन को क्या करना है, अल्टीमेट जो अपना जो भी ट्रांसपोर्टेशन का जो मीडियम था बॉडी के अंदर, दैट इज ब्लड। ब्लड के अंदर आपके क्या था, आपका मिनरल्स थे, वाटर था, फूड थे, एंजाइम्स थे, और साथ ही साथ क्या था, नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी था, है ना। तो अपन को इन सब चीजों को तो क्या करना है, जितना हो सके बार बार रीअब्सॉर्ब जितना आप कर सकते हो उतना करो, और बाद में क्या करना है, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उसको क्या करना है, रिमूव करना है। और वाटर भी रिमूव करना है, जब बॉडी में एक्सेस वाटर होगा तो उसको भी वो साथ में रिमूव करेगा। तो अब क्या होता है कि जो भी आपका ब्लड सिंपली यहां से आता है, जाता है, मतलब इनके अंदर जाता है, ये क्या करती है सिंपली आपके इसके अंदर क्या होता है, अभी बात करेंगे, पहले नहीं बता रहा हूं। और फिर यहां से ब्लड सिंपली क्या होता है, बाहर निकलता है, जो आपका क्या है, फिल्टर्ड आउट ब्लड है। यहां पे कैसा आया ब्लड, अनफिल्टर्ड ब्लड आया, और यहाँ पे जो फिल्टर्ड ब्लड है या फिर प्यूरिफाइड ब्लड है वो भी अपन कह सकते हैं, जो कहां से निकला, आपके रीनल। तो सबसे पहले आर्टरी से ब्लड आया। आप ये देखो, रीनल तो नाम हो गया, आर्टरी क्यों, आर्टरी में कौन सी ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, और वीन में क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपने यहां पे जो डायग्राम पढ़ा था हार्ट का, ये आपका क्या था, बॉडी। तो अगर ये यहां पे क्या थी, सिंपल आर्टरी थी, तो अगर यहां पे एक तरीके तो आर्टरी है, लेकिन ह्यूमन बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरी होती है आओर्टा। तो क्या लिख सकते हैं यहां पे आप, आओर्टा भी लिख सकते हैं। और अगर यहां पे बात करें, यहां पे किसकी बात हो रही थी, वेन की। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट वेन क्या है, वेना केवा। तो आपने कहीं देखा भी होगा इवन, तो वहां पे क्या लिखा होता है, वेना केवा। और अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको वहां पे बताऊंगा, तो वो टर्म यहां से रिलेटेड थी, ठीक है ना। तो सिंपली अब यहां से आपका ब्लड आया, अनफिल्टर्ड आउट ब्लड आपके किस में गया, इस
किडनी में गया, किडनी में जाने के बाद जो भी प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होने के बाद जो ब्लड था वो निकला और अगेन ये यहाँ से आउट हो गया, और साथ ही साथ जो वेस्ट इसके अंदर बचा वो क्या किया, इसको बोलते हैं अपना यूरेटर। यूरेटर के थ्रू होता हुआ काफी प्रोसेसेस के बाद, काफी एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद ये आपका क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। ये क्या काम करता है कि इंस्टेंटली वो चीज ना आउट हो तो क्या करता है कि स्टोरेज दे दिया, ताकि स्टोरेज से क्या होगा कि आपको एक टाइम मिल जाएगा प्रॉपर, और फिर फाइनली यूरेथर की होते हुए थ्रू जो आपका जो बॉडी से वेस्ट है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन वो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। जो आपका ब्लड है वो क्या बोलते हैं पूरा क्लीन हो जाएगा। अब इस किडनी के अंदर क्या क्या होगा वो बात करेंगे। तो सिंपली क्या है, किडनी क्या है, एक तरीके से फिल्टरिंग है, मतलब एक जैसे एक छलनी होती है बार बार उसको छानती है। तो कई लोगों का आपने देखा होगा ये किडनी खराब हो जाती है, उसकी बात करेंगे अभी आर्टिफिशियल किडनी की भी। तो सिंपली अपना क्या हो रहा है, इसके अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो रहा है। तो पहले कुछ पॉइंट्स लिखो, फिर अपन बात करते हैं कि हाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अपन यहाँ पे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करना है, ये काम किसका है, लंग्स का। ब्लड सिर्फ ब्लड है इसके लिए, ना ऑक्सीजन से इसको कोई लेना देना है ना किसी, इसको इसका काम है ब्लड को फिल्टर आउट करना। और ब्लड चाहे ऑक्सीजनेटेड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड हो, उसके अंदर इम्प्योरिटी होगी ही होगी। और यहाँ वो जो बात होती वो इसलिए ही मैंने यहाँ पे इसका अगेन यहाँ पे बताया कि जो अनफिल्टर्ड आउट जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है सिंपली वो काम है अपने हार्ट का। तो ये यहाँ पे कौन करती थी, आर्टरी करती थी। और आर्टरी में सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आओर्टा। और आओर्टा कहाँ होती है, वो आपके एक्सक्रीशन सिस्टम में होती है। तो मैंने वहाँ पे आओर्टा नहीं बता के यहाँ पे बताई है ना। तो चाहो तो आप उस डायग्राम में यहाँ पे ब्रैकेट में आओर्टा और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, वेना केवा। और आपके उस वाले डायग्राम में भी आपने बनाया ना आपने, तो उसमें आओर्टा और वेना केवा लिखा है ना। तो वो क्यों लिखा है वो समझ में आया, वो इस वजह से लिखा है। तो लिखिए, समझ में आया, ठीक है। लिखिए यूरिन प्रोड्यूस्ड in the kidney passes through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released through यूरेथ्रा। तो अल्टीमेट जो बॉडी का यूरिन है वो कौन से कंपोनेंट से बाहर निकलेगा, यूरेथ्रा से। और स्टोर कहाँ होगा, यूरिनरी ब्लेडर। अब एक बात इधर देखो, यूरिनरी ब्लेडर क्या होता है, अपना जो नर्वस सिस्टम है उससे भी कनेक्टेड रहता है। तो जब ये फिल आउट कर जाता है तो बॉडी में क्या होता है, एक सिग्नल्स जाते हैं। तो सिग्नल वो क्या कहते हैं कि ब्लेडर फुल हो चुका, यू हैव टू सीक्रेट आउट दी यूरिन। तो फिर सिंपली अपन वॉशरूम में जाते हैं और यूरिन को क्या करते हैं, सीक्रेट। तो वो सिग्नल किसके थ्रू है, नर्वस सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड है। कि आपको पता कैसे चलेगा, अगर सोचिए यूरिनरी ब्लेडर कनेक्टेड नहीं होता, सिर्फ सिंपली फिल हो जाता, तो आप सोचो कैसे आपको सिग्नल मिलेगा कोई भी चीज का। तो क्या एक तरीका अपन जैसे कह सकते हैं सेंसर है। तो सेंसर मींस सेंसर बॉडी में क्या है, आपका नर्वस सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम से आपके बॉडी में आपके क्या होता है, सिग्नल जनरेट होने लग जाते हैं और यूरिनरी ब्लैडर भरने के बाद आपके यूरेथ्रा के थ्रू आप उसको आउट कर देते हो। तो ये हो गया यूरिन बनने का प्रोसेस, ठीक है। अब लिखिए द पर्पस ऑफ मेकिंग urine is to filter out waste product from the purpose of making urine is to filter out waste product from the blood that is urea or uric acid
acid are, that is urea or uric acid, are removed from the blood in the kidneys. अब देखिए, अपन ने यहां तक पढ़ लिया यूरिन का, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हुआ, यूरेथ्रा के थ्रू आउट हुआ, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या होता है, मैं कह रहा हूं कि किडनी क्या कर रही है, सिंपली फिल्टरिंग का काम कर रही है। ऐसा किडनी में क्या है ना। अगर आपको मेरे को एक बात बताइए, किसी भी चीज को लाइक आपने देखा होगा, आपको जूस पीते हो आप, तो जूस एक तो होता है कि जूस के अंदर कुछ मतलब इंप्योरिटीज होती है, तो आपको सिंपली उसको क्या करते हो, फिल्टर करते हो। तो किससे करते हो, छलनी से। चाय को भी किससे करते हो, छलनी से। तो एक बात समझ में आई, इसके अंदर कोई ना कोई एक छलनी लगी हुई है जो बार बार इसको फिल्टर आउट कर रही है। उस छलनी को कहते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, इस तरीके के लाइक ये यहां पे इस तरह के हजारों यूनिट्स, मतलब क्या होती है कि बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं। आप अपनी एनसीईआरटी खोलो, जिसके पास नहीं है वो ये लो, खोलो एक बार एनसीईआरटी। नेफ्रॉन का डायग्राम देखो, तो नेफ्रॉन क्या है, सिंपली समझ में आया सबसे पहली बात कि ये बेसिक यूनिट किसकी है, फिल्टरिंग की, जो किडनी की बेसिक यूनिट है। मतलब एक किडनी के अंदर कितनी सेट है अपने पास, किडनी के दो, एक सेट के अंदर थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, लैक्स ऑफ क्या है आपके नेफ्रॉन्स है। और वो जो डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम को मैं नहीं बनाऊंगा और वो रिक्वायरमेंट भी नहीं है, लेकिन आपको भी कंपोनेंट उसके ध्यान रखना है। तो एक के अंदर आप देख रहे होंगे साइन जा रहा है, एक बार ब्लड जा रहा है, और एक लास्ट में है कलेक्टिंग डक्ट, राइट साइड में दिख रही है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से क्या होता है, आपका जो फिल्टर्ड आउट है वो बाहर निकलता है, एक से गया। और अब इसकी फिल्टरिंग कैसे होती है, यहां पे आप एक कंपोनेंट देख रहे होंगे, बोमैन कैप्सूल। एक तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और वो ट्यूब्स ये रोल प्ले करेंगी, और जो फाइनल है यहां पे क्या है आपकी कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो किडनी आपके अंदर नेफ्रॉन है। अब ये नेफ्रॉन काम कैसे करता है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये इसके तीन फंक्शन हैं जिसपे ये काम करता है। द फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर, दूसरा कोई बताएगा, ग्लोमेरुलर है। और सबसे पहले ग्लोमेरुल की बात करते हैं। क्या होता है कि यहां पे आप एक देख रहे हो, आपके इस तरह से जा रहा है, और एक इस तरह का कंपोनेंट है, बीच बीच में इस तरह से कुछ छेद हैं, होल्स हैं, इस तरह का है, और इसको बोल रहे हैं अपन बोमन कैप्सूल, इस तरह का ये। अब यहां पे जब गया तो ये क्या काम करता है, फिल्टरेशन का जो मेन काम है वो किसके अंदर हो रहा है, बोमन कैप्सूल में। ये क्या करता है कि सरफेस एरिया को बढ़ा देता है और बार बार एब्जॉर्ब करता है। जैसे मान लीजिए आप, जैसे सिंपल आपकी क्या बोलते हैं, चुनरी बोलते हैं ना, जिसके अंदर आप सिंपली उसको ऐसे दबाओगे तो वो भी एक फिल्टर, जैसा आपने चाय की दुकान पे होता है ना, चुन्नी या चुनरी है ना, जो भी बोलते हैं, तो उसके अंदर आपने चाय डाली, फिर आप उसको ऐसे दबाओगे तो उसने क्या किया, जो कचरा है वो खुद के अंदर रखा, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो ये होल्स क्या है, ताकि जो फिल्टर्ड आउट ब्लड है वो इससे निकलता रहे, और जो क्या बचा हुआ वेस्ट मटेरियल वो यहीं पे स्टोर होता रहे, और ये क्या निकल, फिर जो बचा कुछ तो काम इसने कर दिया, फिर आगे गया, फिर ये ट्यूब्स अगेन रीअब्सॉर्ब कर रही है, और वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में, ब्लड के, है ना, कि भाई बार बार ब्लड, तो फिर वो एब्जॉर्ब करा, फिर जो बचा कुछ, मतलब इतनी बार एब्जॉर्प्शन हुआ होने के बाद फाइनली जो आपका प्यूरिफाइड ब्लड है वो क्या हुआ, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू होता हुआ सिंपली इस तरह से बाहर निकल जाएगा, और फिर आपको जो फिर क्या बोलते हैं, फिल्टर्ड आउट हुआ, और जो इम्प्योरिटी बची वो इम्प्योरिटी क्या होगी, इस यूरेटर के थ्रू, ये यूरेटर में दी गई है, मतलब इसमें एक नेफ्रॉन है, मान लीजिए ये इस तरह से, ठीक है ना, एक यूनिट ये ऐसे, और फिर ये यहां से निकल के इस यूरेटर के थ्रू
आपका सिंपली क्या चला गया, इस यूरिनरी ब्लैडर में आपका जो यूरिन है वो भर गया और फिर सिंपली यूरेथ्रा के थ्रू एक्सेप्ट। तो ये नेफ्रॉन के अंदर, अब चलो पहले लिखते हैं, फिर मैं एक एक वहीं पे बताता रहूँगा। लिखिए, नेफ्रॉन समझ में आया? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं ऑब्जेक्टिव के। तो लिखिए, ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब अल्टीमेटली वेस्ट क्या बन रहा है आपका, मेरे को बताओ? यूरिन। सिंपली क्या बन रहा है? यूरिन। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 steps। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 steps। पहला लिखिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन 3 प्रोसेस के थ्रू आपका जो यूरिन है वो बनेगा। मतलब सिंपली क्या होगा, फिल्ट्रेशन कैसे होता है नेफ्रॉन में, उसकी चर्चा हो रही है अभी, उसका डिस्कशन। तो पहला लिखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, डैश करके लिखिए। और ग्लोमेरुल मैंने अभी आपको बताया किसमें होगा, बोमन कैप्सूल में। तो लिखिए, नाइट्रोजीनियस वेस्ट कॉमा ग्लूकोज वाटर कॉमा अमीनो एसिड्स filter from the blood into Bowman capsule of the nephron। तो ये हो गया आपका फिर है ट्यूब्यूलर फिल्ट्रेशन। सेकंड लिखिए, ट्यूब्स के अंदर जो फिल्ट्रेशन होगा उसको बोलेंगे ट्यूब्यूलर फिल्ट्रेशन, या फिर फिल्ट्रेशन के स्लैश करके लिखिएगा रीएब्जॉर्प्शन। वहां पे क्या होगा, बार बार आपका ब्लड एब्जॉर्ब होगा। रीएब्जॉर्प्शन। ग्लोमेरुलस का फंक्शन ही क्या है, सिंपली जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उसको बाय द हेल्प ऑफ बोमन कैप्सूल, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, अमीनो एसिड्स है, उसको निकालना फ्रॉम दी ब्लड, और जो वेस्ट है उसको अलग कर देना। वो फंक्शन किसका, ग्लोमेरुलर कैप्सूल। और किसकी मदद से कर रहा है, बोमन कैप्सूल। वो तो अपना ये सिंपली किडनी के अंदर बसता है और बाय द हेल्प ऑफ यूरेटर वो यूरिनरी ब्लैडर में आएगा। हाँ ठीक है ना। और ये सिर्फ एक बार नहीं होती, आप सोच रहे हैं कि सिर्फ एक बार हो गई। वो जो बचा, जो उसने फिल्टर किया, वो आप ट्यूबुलर में जाएगा, फिर बचा, फिर उसके अंदर जाएगा, फिर अगेन उसका होगा। एक दिन में, मेरे को डेटा एग्जैक्टली याद नहीं है, आई थॉट 180 लीटर होता है, अगर याद हो 180 लीटर होता है। एक दिन में किडनी 180 लीटर फिल्टर करती है ब्लड को, 180 लीटर। तो सोच लो आप कितनी होती है। लेकिन जिन, अभी उसकी बात करेंगे आर्टिफिशियल, है ना, हाँ इतना ही होता है ना। तो ये फैक्ट है, फैक्ट तो अपन इतना याद नहीं रखते, लेकिन एक बात बता रहा हूँ। तो अभी जैसे जिन लोगों को डायलिसिस की प्रॉब्लम होती है, अभी बताऊंगा। तो पहले लिखो ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन। नाउ यूजफुल सब्सटेंसेस from the filtrate are reabsorbed back by capillaries surrounding the nephron। थर्ड पॉइंट है सीक्रेशन।
थर्ड है सीक्रीशन। इसमें लिखिए एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स आर सीक्रेटेड, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स आर सीक्रेटेड इनटू द ट्यूब्यूल TUBULE है ना, ट्यूब्यूल which open up into the collecting duct and then into the ureter। कलेक्टिंग डक्ट के बाद वो फाइनली कहां पे चला जाएगा? यूरेटर में। यूरेटर सिंपली यूरिनरी ब्लैडर। कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू दी यूरेटर। तो जैसे मान लीजिए बॉडी के अंदर अगर कोई फालतू एक्स्ट्रा सॉल्ट है या फिर वाटर है, वो भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर लिमिटेड है तो बॉडी को वाटर की रिक्वायरमेंट है, सॉल्ट्स की, तो जो एक्स्ट्रा होगा वो फाइनली बाय द हेल्प ऑफ सीक्रेट कर देगा, बाहर निकाल देगा कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट इस यूरेटर के थ्रू आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें क्या आ जाएगा? यूरिन। तो ये यूरिन का है फॉर्मेशन, और यही फंक्शन किसका है? नेफ्रॉन का है ना। नेफ्रॉन ही तो करता है यूरिन को फिल्टर आउट। समझ में आई बात? तो ये हो गया अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम किसका? ह्यूमन बीइंग का। तो ये मैन मेड है या नेचुरल है? नेचुरल है, ठीक है ना। अभी बात करते हैं आगे। समझ में आया सभी को? अब देखिए, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए आर्टिफिशियल किडनी। अब देखिए, वैसे तो हम जानते हैं कि सिंपली ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उसको फिल्टर आउट करने का काम किसका है? आपके एक्सक्रीशन सिस्टम या फिर किडनी का। और किडनी में स्पेसिफिकली बात करें किसका है? नेफ्रॉन का। अब क्या होता है? बाय दी एज इंक्रीज होती है, अपनी बॉडी की जो फंक्शनैलिटी है धीरे धीरे कम होने लगती है। एक तो रीजन ये हुआ है ना। और दूसरा रीजन क्या होता है? दोज हु इनटेक बैड न्यूट्रिशन, मतलब वो ऐसा खाना खाते जा रहे हैं, उनकी क्या होता है? और खाना खाते जा रहे हैं जो फिल्टरिंग करने की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे, मतलब एक तो होता है कि किडनी के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी आ रही थी ब्लड के अंदर, और एक आपके इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा आ रही है। तो जब एक सिंपल जो ब्लड था उसको फिल्टर आउट करने में ज़्यादा उसको मशक्कत लगेगी, या जब ज़्यादा इम्प्योरिटी आ रही है तब मशक्कत ज़्यादा लगेगी? जब ज़्यादा आ रही है। तो अगर ये ज़्यादा इम्प्योरिटीज आना कंटिन्यूसली फॉर ईयर्स, लाइक बहुत साल, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, अगर मान लीजिए कोई 35 साल का पर्सन है तो वो इस तरह से इंटेक कर रहा है, तो मान लीजिए 10 साल 12 साल के बाद जो किडनी होती है वो, उसका जो नेफ्रॉन है वो काम करना टोटली नहीं बंद करते हैं, पार्शियली बंद हो जाते हैं, धीरे बंद होने लग जाते हैं। अब ये होता क्यों है? अब क्या होता है कि जब भी दोज हु टेक लिक्विड मीन्स अल्कोहल, दारू है ना, तो वो लेते हैं, धीरे धीरे क्या होने लग जाता है कि जो ब्लड के अंदर उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो उनकी फ्लूइडिटी है वो बढ़ जाती है, ब्लड मतलब गाढ़ा होने लग जाता है। और जैसे जिन लोगों के डायबिटीज होती है, डायबिटीज वाले लोगों के क्या होता है, आप जिन लोगों के शुगर होता है या मीन्स सिंपली डायबिटीज होता है, डायबिटीज होने से क्या होता है, शुगर ब्लड के अंदर लाइक शुगर का कंटेंट इन द केस ऑफ नॉर्मल, सभी के शुगर होता है, मान लीजिए, मेरे को एग्जैक्टली डेटा नहीं बात करूंगा, मान लीजिए 5% तक
चलता है, बोले कि ठीक है इतना तो होता है। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज़ हो गया उनका जो शुगर का कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज कर गया, लाइक 8%, 10%, 15%, 20%। तो अब जो ब्लड है वो पहले के कंपेयर में क्या हो गया है, गाढ़ा हो गया है। गाढ़ा मीन्स उसमें ज़्यादा इंप्योरिटीज आ गई। अब जब ज़्यादा इंप्योरिटीज आ गई है तो किडनी को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा भैया। तो अब वो ज़्यादा वर्क तो करेगी, लेकिन मान 1 दिन करेगी, 2 दिन करेगी, 1 साल करेगी, 6 महीना, 2 साल, 3 साल। एक पॉइंट ऐसा आएगा इन द केस ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स कि अब धीरे धीरे जो किडनी का काम करने का फंक्शन है वो कम होता जा रहा है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, उसकी डायबिटीज़ भी कम हो नहीं रही है, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल ऐसी है ही नहीं, वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख ही नहीं रहा है, मर्जी से जो मन खा लेता है। डायबिटीज़ को बोला जाता है मीठा जहर, मतलब धीरे धीरे करके मारता है। एक होता है कि इंस्टेंटली मारती है, ये धीरे धीरे करके बॉडी के एक फंक्शन को तोड़ता है, फिर दूसरे को तोड़ता है। लेकिन ये लाइफस्टाइल की टोटली प्रॉब्लम है, लेकिन ये जेनेटिकली ट्रांसफर भी होती है, ये भी आपने पढ़ा, ये जेनेटिकली भी होती है। जैसे मान लिया आपके फादर को थी, मदर को है, तो आपको भी ट्रांसफर होगी, है ना कुछ। लेकिन अगर आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, अगर अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो तो ठीक हो जाती है। तो इससे जैसे मान लीजिए कभी आपकी मदर वगैरह का शुगर, यूजुअली क्या होता है ना कि आजकल 40-45 के बाद शुगर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, शुगर नॉर्मल सी होने लगा है ना। डायबिटीज़ नहीं कहेंगे उसे कंप्लीटली, लेकिन शुगर मिल जाता है। तो इन लोगों के जिनके शुगर होता है उनके वाउंड्स भी धीरे बढ़ते हैं, क्योंकि क्लॉटिंग पूरी तरीके से नहीं होती है भाई। जो अपना क्लॉटिंग कौन कर रहा था, WBC, तो वो पूरी तरह से नहीं होते। तो जिन लोगों के शुगर की प्रॉब्लम होती है उनके घाव भी जल्दी से नहीं भरते हैं, कोई भी बीमारी वो जल्दी से हील ही नहीं करते, क्योंकि WBC ढंग से नहीं है। अरे सॉरी, है ना, वो गलती से बोल दिया। लेकिन मैं वाउंड बोलना चाह रहा था, प्लेटलेट्स, है ना। तो प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है, और WBC क्या करना है वो बता रहा था कि वो उसके जैसे कोई भी बीमारी हो तो इजीली नहीं फाइट कर पाते। तो धीरे 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 क्या होने लग जाता है कि ओवरऑल बॉडी को जो एक इम्यून है वो सबको किसको कर देता है, वीक कर देता है, इन द केस ऑफ डायबिटीज, है ना। तो क्या होता है, अब वो फर्क किस पे आ रहा है, किडनी पे। तो अब किडनी की भी एक लिमिट है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो कभी भी फुली डैमेज नहीं होती, लेकिन पार्शियल डैमेज हो जाती है। फिर धीरे धीरे पार्शियली होते एक डे ऐसा आ जाता है कि वो कंप्लीटली डैमेज हो। अब ऐसे लोग, भाई किडनी का काम क्या है, क्या वो अपन को सांस दे रही है, हट नहीं, वो सिंपली क्या कर रही है, फिल्टरिंग का कर। क्या हम ऐसी कोई मशीन डिजाइन कर सकते हैं भाई जो ब्लड को फिल्टर आउट कर सके? तो उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी, या फिर इस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोडायलिसिस। ठीक है, तो इसके अंदर सिंपली क्या होता है कि मैं बता दूं, ये वो इंसान है, ठीक है, और ये यहाँ पे उसके हैंड होता है ना, आपके मतलब सिंपली उसकी वेसल्स को पकड़ना है ना, आर्टरी को। और क्या होता है कि सिंपली इस तरह से ट्यूब्स होती है, दो यहाँ पे लिक्विड यूज किया जाता है। एक यहाँ क्या, हाँ, इसको बोलते हैं अपन डायलाइजिंग फ्लूइड भी बोलते हैं, और ये होता है प्योर फॉर्म, मतलब प्योर फॉर्म में होता है, इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं होती है, नो इंप्योरिटी, ठीक है, मतलब प्योर एक डायलाइजिंग लिक्विड यूज करते हैं। और फिर एक तरफ से कनेक्टेड होता है और दूसरे से, इसके अंदर क्या होता है, सिंपली जो भी ब्लड से इंप्योरिटी निकली तो ये क्या होता है, यहाँ पे इंप्योरिटी निकलती रहती है। तो यहाँ पे जो सिंपली आपका ब्लड है वो प्योर होता है, और जो ब्लड प्योर होने के बाद वापस जहाँ से लिया उसकी दूसरी वेन में, जैसे मान लीजिए ये इस तरह से एक वेन आ रही थी, है ना, और मान ली यहाँ से लिया और फिर मान ली यहाँ से ट्रांसफर कर दिया, तो सिंपली आर्टरी या फिर जो भी ब्लड वेसल्स है उसके थ्रू अपन लेते हैं ये हैंड से सिंपली। तो 2-3 घंटे का प्रोसेस होता है ना। बहुत सारे केसेस में जैसे मतलब अगर प्रॉपर डायलिसिस नहीं होता तो इवन डेथ हो जाती है, क्योंकि कितने टाइम तक, 1 साल 2 साल, मैंने देखा लोग 10-10 साल तक डायलिसिस रोज करवाने जाना पड़ता है ना। हर हफ्ते में किसी के मतलब कितनी डैमेज हुई उस हिसाब से डायलिसिस होता है। लाइक 50% डैमेज हुई है तो ठीक है 3-4 दिन में करा के ले आएंगे, किसी के हफ्ते में 1 बार करा के लिया है, ज़्यादा हर दिन जाना पड़ रहा है, 2 दिन में जाना, तो सोचो ना आप रोज के रोज आप अपना घर काम वाम सब छोड़ के रोज के रोज डायलिसिस, तो कितनी एक। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, अपने बहुत महंगी मशीन अपने घर पे भी लगवा लेते हैं, तो अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सिंपली होता है, ये लिक्विड यूज करते हैं, वो लिक्विड यहाँ से जाता है ट्यूब्स के अंदर, क्या होता है, सिंपली फिल्टरिंग का काम होता है, और जो आपका प्योर फॉर्म में लिक्विड है वो इम्प्योरिटी है वो इसमें आ जाती है, और जो सिंपल प्योर ब्लड है वो अगेन इसके अंदर ट्रांसमिट कर देते हैं। ये होता है अपना आर्टिफिशियल चीज। तो फटाफट लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, होने वाला है। एन आर्टिफिशियल किडनी is a device to remove
टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट, थोड़ा सा जल्दी लिखना ना, टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दी ब्लड थ्रू डायलिसिस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट कंटेन ए नंबर ऑफ ट्यूब्स with a semi permeable lining या membrane, with a semi permeable lining, comma, suspended in a tank filled with dialyzing fluid, full stop। इसी में लिखिए कंटिन्यूएशन में, दिस फ्लूइड हैज, अब देखो यहां पे जो फ्लूइड यूज कर रहे हैं उसका जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, ब्लड के, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। मतलब जो यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, जो फ्लूइड यूज कर रहे हैं उसकी सेम प्रॉपर्टीज, मतलब जो प्रेशर है वो सिमिलर किसके होना चाहिए, ब्लड के, तभी तो वो कंबाइन कर पाएगा। ठीक है, तो लिखिए, फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड except that it is devoid of nitrogenous waste, full stop। फिर लिखिए अगेन इसी में, during this passage the waste product from the blood pass into dialyzing liquid by डिफ्यूजन। कैसे चेंज होगा, डिफ्यूजन की प्रोसेस है। सिंपली हाई कॉन्सेंट्रेशन जो वेस्ट है वो लो की तरफ चल जाएगा और वो जो सिंपली आपका फिल्टर आउट ब्लड है वो निकल जाएगा, डिफ्यूजन। एंड दी प्यूरिफाइड ब्लड is pumped back into the body, और अब देखिए फटाफट एक बार इसको लिख लीजिए, समझ कर लेना, फिर अपने चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, बस 3-4 लाइन है। नेक्स्ट लिखिए, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या है, जैसे मान लीजिए आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, CO2, O2, आपका वाटर, ये सब क्या है, वेस्ट। इसको क्या करना है, सिंपली एक्सक्रीट आउट करना है, रिमूव करना फ्रॉम द बॉडी ऑफ प्लांट। तो ये क्या उसके लिए वेस्ट है, तो ये कैसे रिमूव करेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस। तो लिखिए यहाँ पे इस तरह से CO2, O2 एंड वाटर को क्या करना है, सिंपली ये क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, और इसको क्या करना है, अपन को रिमूव करना है। और रिमूव कौन सी प्रोसेस से करेंगे, ट्रांसपीरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ये लिख लीजिए फटाफट। लिख लिया, फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसको मैं कल समझा दूंगा। अदर वेस्ट मे बी स्टोर्ड इन लीव्स
अदर वेस्ट मे बी स्टोर्ड इन लीव्स कॉमा bark etc which fall off, OFF वाला ना, which fall off from the plant, full stop. Many plant waste products are stored in cellular vacuoles, full stop. Plants also excrete some waste into the soil around them, full stop. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, gums and raisins in old xylem. Gums and raisins in old xylem. ठीक है ना, तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा लाइफ प्रोसेस, ठीक।